नमस्कार दोस्तों, फिनफन के इस फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव। तो पहले देखते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट्स या फिर किसी रेफरेंस रेट या फिर किसी इंडेक्स से या फिर किसी और चीज़ों से डिराइव करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव आखिर क्यों जरूरी है। तो डेरिवेटिव एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। एक एयरलाइन कंपनी है, वो ऑयल खरीदती है क्योंकि उसके एयरलाइंस जो है उसमें ऑयल का यूज़ होता है। उसको डर है कि कहीं फ्यूचर में ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ ना जाए। तो एयरलाइन कंपनी क्या करेगी, जो रिफाइनरी कंपनीज हैं, लाइक एक आर रिफाइनरी नाम का कंपनी है जो कि ऑयल सप्लाई करता है इस एयरलाइन कंपनी को। एयरलाइन कंपनी जो है ये इसको पैसे देती है और ये इसको ऑयल सप्लाई करता है। डर है कि कहीं ऑयल का प्राइस बढ़ ना जाए। देखिए, रिस्क का मतलब ही यही होता है, फ्लक्चुएशंस। रिस्क का मतलब होता है कि हो सकता है चीज़ें आपके फेवर में ना हो। हमेशा हम सोचते हैं कि रिस्क क्या होता है। रिस्क का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन इन द सेंस, अगर कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं होती, आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, तो इसका मतलब कि वो चीज़ रिस्की है। तो रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। रिस्क को मैनेज करने का मतलब है कि हम चीज़ों को सर्टेन कर दें, यानी कि ये चीज़ होगा ही होगा, इसका मतलब इसमें रिस्क नहीं है। कोई चीज़ होगा तो उसमें रिस्क कैसे हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि आज के 2 साल बाद मेरे पास एक गाड़ी होगी पक्का से होगी, एक BMW होगा, तो इसका मतलब मेरे पास कोई रिस्क नहीं है। भाई, गाड़ी तो आएगा ही आएगा। मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा 2 साल बाद, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। मैं सर्टेन कर रहा हूँ कि मैं पैसे कमाऊंगा। हालांकि ये बात अलग है कि कोई नहीं जानता कि कोई चीज़ सर्टेन कैसे हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सर्टेन है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो रिस्की नहीं है। तो एयरलाइन कंपनी ऑयल में डील करती है, रिफाइनरी कंपनी क्या करती है, ऑयल को सेल करती है, एयरलाइन कंपनी क्या करती है, ऑयल को परचेज करती है। अब हम देखते हैं कि एयरलाइन कंपनी के लिए रिस्क क्या है। ऑयल का प्राइस बढ़ना रिस्क है या फिर ऑयल का प्राइस कम होना रिस्क है। एयरलाइन कंपनी के लिए ऑयल का प्राइस बढ़ना रिस्क है। क्यों? क्योंकि अगर ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो फ्यूचर में वो ऑयल को और भी महंगे दाम पर खरीद पाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, उसको नुकसान होगा। और वहीं अगर हम बात करें इस रिफाइनरी कंपनी के बारे में, तो इसके लिए ऑयल का प्राइस घटना रिस्क है, क्योंकि इसको ऑयल को सेल करना है फ्यूचर में। आज ये सपोज अगर 100 रुपीज़ में सेल कर रही है, कल को ऑयल का प्राइस अगर कम हो गया, गिर गया, तो कल को इसको कमती रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा, यानी कि इसको लॉस हो जाएगा, राइट। तो अब ये लोग कैसे रिस्क को मैनेज करेंगे। रिस्क को मैनेज करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बोलेंगे कि चलो ऐसा करते हैं। कौन जाएगा, ये एयरलाइन कंपनी। इसको ज़्यादा ही मतलब इसको डर लग रहा है। ये जाता है रिफाइनरी के पास, बोलता है यार चलो एक काम करो, 2 महीने बाद ना हम ना एक चलो प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि यार 2 महीने बाद मैं तुमसे 150 रुपीज़ पर बैरल, $150 पर बैरल के हिसाब से मैं तुमसे ऑयल खरीदूंगा। ठीक है। जो रिफाइनरी कंपनी है, जो रिफाइनरी कंपनी है ये वाली, इसको भी लग रहा है, इसको भी लग रहा है कि यार सही तो है, आज ऑयल का प्राइस कुछ 120 रुपये है, क्या पता कल बढ़ेगा या कम होगा, कौन जाएगा रिस्क लेने। ऐसा करते हैं, आज ही फिक्स कर लेते हैं। इन्होंने एक प्राइस फिक्स कर लिया 150, ये बाउंड्री लाइन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में प्राइस कुछ भी हो, फ्यूचर में प्राइस कुछ भी हो, ये लोग एक दूसरे से 150 रुपीज़ में ही 4 महीने बाद ऑयल खरीदेंगे। एक सर्टेन अमाउंट होगा, कुछ तो अमाउंट होगा, इतना बैरल वो लोग ऑयल खरीदेंगे, राइट। चलो ठीक है, लेकिन क्या फ्यूचर में जो प्राइस होगा वो $150 पर बैरल ही होगा? ऑब्वियसली नहीं। हो सकता है वो बढ़ जाए, हो सकता है वो कम हो जाए। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम 2 सिनेरियो लेते हैं। पहला सिनेरियो, पहले सिनेरियो में प्राइस बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है, 210 हो जाता है। ओके, ये जो प्राइस है 210 हो गया। इसका मतलब अब 4 महीने बाद जो एयरलाइन कंपनी है वो क्या करेगी, 210 रुपीज़ में ऑयल खरीदेगी या 150 रुपीज़ में।
ऑब्वियसली 150 रुपीज़ में $50 पर बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदेगी, राइट। और ये यहाँ पर प्राइस जो है वो 210 रुपीज़ हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एयरलाइन कंपनी को फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ? फ़ायदा हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आज के टाइम पे अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो क्या होता? उसको 210 रुपीज़ में ऑयल को ख़रीदना पड़ता। बात को समझो, इसका मतलब उसको अभी नेट ऐसे दिखाए तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना। अब दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी उसको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं इस रिफाइनरी को लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि आज ऑयल का प्राइस 210 रुपीज़ है। काश वो सोचे, काश अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता यार, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये पर $150 पर बैरल के हिसाब से बेच रहा हूँ। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो आज मैं $210 पर बैरल के हिसाब से मैं आज बेचता इस ऑयल को। थोड़ा सा पछताएगा, लेकिन सोचो क्या होता अगर प्राइस डाउन हो जाता, अगर प्राइस 100 हो जाता। हो सकता था, आपको तो उस टाइम पे पता नहीं था ना। आप आज खड़े हुए पछता रहे हो, लेकिन आपको उस टाइम पे तो नहीं पता था कि ऑयल का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, है कि नहीं। तो इस हिसाब से देखें तो अगर सपोज प्राइस अगर डाउन गया होता, अगर प्राइस $100 पर बैरल पे गया रहता तो क्या हुआ रहता? तो एयरलाइन कंपनी को फ़ायदा हुआ रहता है या लॉस हुआ रहता? लॉस हुआ रहता है। कितने का? 50 रुपीज़ का लॉस हुआ रहता। क्यों? क्योंकि फिर वो $100 पर बैरल के हिसाब से वो ऑयल ख़रीद सकता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो $150 पर बैरल के हिसाब से ख़रीद रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम रिफाइनरी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ पे इसको फ़ायदा हुआ रहता अगर प्राइस नीचे गया रहता तो इसका मतलब जो रिफाइनरी है वो शॉर्ट पोजीशन में है, ठीक। और जो एयरलाइन कंपनी है वो लॉन्ग पोजीशन में है। ये लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक और प्रोस्पेक्टिव से इस चीज़ को देखेंगे। सपोज यहाँ पर एयरलाइन कंपनी और रिफाइनरी कंपनी सपोज एक दूसरे से हमेशा डायरेक्ट ट्रेड नहीं करती। ये किसी दूसरे को, जो रिफाइनरी है वो किसी दूसरे को ऑयल सप्लाई करती है, एयरलाइन किसी दूसरे से ऑयल ख़रीदता है। तो मान लो कि ये क्या काम करते हैं, ये बोल रहे हैं कि यार ऐसा करो ना, सेटलमेंट डेट पे जब प्राइस, मान लो प्राइस 210 रुपीज़ हो गया, 210 रुपीज़ हो गया, तो एयरलाइन बोलेगा ये आप ना हमको ऑयल सेल मत करो 150 पे, एक काम करो आप हमको डिफरेंस दे दो। कौन सा डिफरेंस? ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस कितने का है? 60 रुपीज़ का है। एयरलाइन कंपनी 60 रुपीज़, सॉरी रिफाइनरी कंपनी 60 रुपीज़ किसको दे देगा? एयरलाइन कंपनी को। अब देखो क्या सेम चीज़ हो रहा है? जो एयरलाइन कंपनी पहले 150 रुपीज़ में ऑयल को ख़रीद सकता था 150 में, अभी वो क्या करेगा? मार्केट से $210 पे वो ऑयल को ख़रीदेगा और यहाँ से वो $60 रिफाइनरी कंपनी से ले लेगा। तो नेट में उसका प्रॉफिट कितना हुआ? सॉरी, नेट में उसको कॉस्ट कितना पड़ा ऑयल का? ऑब्वियसली 150, क्योंकि उसने 210 रुपीज़ में मार्केट से, मैं बार बार रुपीज़ बोल दे रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, $210 में वो मार्केट से ऑयल ख़रीदता है, ओके। और वो $60 किससे लेता है? रिफाइनरी से। तो $60 ले लेते हैं, तो नेट में कितना बचता है? 150। यहाँ तक समझ में आया? तो सेटलमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो वो खुद गुड्स को खरीद ले, या फिर वो जो डिफरेंस है, डिफरेंस एक दूसरे को एक्सचेंज कर दे। अभी दूसरे सिनेरियो से देखते हैं। अगर सपोज प्राइस ऑयल का इतना डॉलर हो गया होता, $100 पर बैरल हो गया रहता, तो क्या होता? जो एयरलाइन था, एयरलाइन
ये क्या करेगा, ये नेट नेट, ये जो है ये नेट नेट इसको कितना दे देगा, ये $50 दे देगा। ठीक है, यहाँ पे वो $50 इसको दे देगा। फिर क्या हुआ, नेट नेट देखो असर क्या हुआ, ये मार्केट से 100 रुपीज़ में ऑयल को ख़रीदा और 50 रुपीज़ इसने लॉस चूँकि इसको हुआ, तो 50 रुपीज़ ने किसको दिया, रिफाइनरी को। तो नेट में इसका कितना पैसा गया, 100 रुपीज़ ऑयल को ख़रीदने में गया एंड 50 रुपीज़ लॉस उसको पेमेंट करने में गया। तो टोटल मिला करके कितना हो गया, 150। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है, आपका टास्क है कि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचोगे। किसके पर्सपेक्टिव से, रिफाइनरी के पर्सपेक्टिव से। एक बार आप सोचोगे तो आपको सब कुछ, सारा का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। अब इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में ज़रा सा बात कर लेते हैं, एक दो टॉपिक। देखो, इस कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा होगा कि एक भी प्राइस, एक भी रुपया किसी को देना नहीं पड़ा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, राइट। तो इसको, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, यहाँ पे ना तो कोई मिडिल मैन है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, सामने सामने एक दूसरे से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर रिस्क का डिफ़ॉल्ट का रिस्क रहता है। क्यों, क्योंकि सामने वाली पार्टी हो सकती है कि सामने वाला जो पार्टी है वो पेमेंट ना करे या फिर वो माल ना बेचे, इन केस अगर प्राइस बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ये चीज़ आपको खुद सोचना है। कैसे, एक हिंट दे देता हूँ। अगर $210 पर बैरल के हिसाब से अगर मार्केट प्राइस हो गया, तो हो सकता है रिफाइनरी जो है, जो रिफाइनरी कंपनी है, वो इसको माल ना बेचे, बोले नहीं मैं तुमको नहीं बेचूंगा, जो तुमको करना है जाके कर लो। डिफ़ॉल्ट का तो भाई प्रोबेबिलिटी बनता है। तो एक ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। और ये कस्टमाइज होता है, यानी कि हम अपने हिसाब से, हमको 100 बैरल्स लेना है, हमको 200 बैरल लेना है, यानी क्वांटिटी जो है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, प्राइस को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट, अपने अकॉर्डिंग। तो इन सब को मिला करके एक और चीज़ बनता है, ये जो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है ना, इसकी वजह से, मेन कहे तो इसकी वजह से, इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं फ्यूचर। लोग नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यूचर और फॉरवर्ड में डिफरेंस क्या होता है। बहुत कम डिफरेंस होता है। अगर हम आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओवर द काउंटर बोला जाता है ऐसे, क्योंकि पुराने टाइम पे ये बैंकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था, ठीक है। और अगर बीच में हम किसी ऐसे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिए, वो ऑनेस्ट है, वो बोलता है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई थर्ड पार्टी आके बोलता है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो है ना वो पेमेंट तो करेगा ही करेगा, देखता हूँ मैं कैसे पेमेंट नहीं करेगा। एक काम करेगा, वो जो थर्ड पार्टी है वो क्या करेगा, दोनों से पैसे थोड़ा थोड़ा लेकर के रख लेगा। तो अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट करता है, अगर सपोज ऑयल का प्राइस इतना हो गया, तो एयरलाइन कंपनी को रिफाइनरी क्या करेगा, 60 रुपीज़ देगा, ठीक है। ध्यान से सोचो, 60 रुपीज़ कौन किसको देगा ये आपको सोचना है। कैसे, एक्स्ट्रा है 60 रुपीज़, 150 पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, है कि नहीं। आज 200 हो गया, तो जो डिफरेंस है ये किसका प्रॉफिट है, एयरलाइन कंपनी का। इसको 200 में ख़रीदना पड़ता मार्केट में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 150 में ही खरीद रहा है, तो इसको 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट कैसे पेमेंट होगा, रिफाइनरी कंपनी एयरलाइन कंपनी को दे देगा, ठीक है। क्या होगा, अगर सपोज उन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो जो थर्ड पार्टी है उसके पास 100 रुपये दोनों लोग का डिपॉजिट पड़ा हुआ है, वो क्या बोलेगा, 100 रुपये लेकर के इसको दे देगा, ठीक है। अब हम डॉलर नहीं बोलेंगे, अब मैं रुपीज़ ही बोलूँगा, ये तीसरी बार हो गया, ठीक है। 60 रुपीज़ किसको दे देगा, एयरलाइन कंपनी को, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से मैं थर्ड पार्टी अगर मैं ना कहूँ और कहूँ कि एक एक्सचेंज है, जैसे कि शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये क्या करता है, यहाँ पे लोग शेयर की ट्रेडिंग करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर एक एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाए, एक एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है वो दोनों पार्टी से मार्जिन लेता है और जिसको भी प्रॉफिट हो रहा होता है उनके मार्जिन अकाउंट में एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो डाल देता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट कर देना, ठीक है। और जो हारा हुआ पार्टी रहता है, जिसको लॉस हो रहा होता है, उसके उतना अमाउंट उसके अकाउंट से डेबिट कर लेता है, यानी कि कट कर लेता है, ठीक। जिसको लॉस हो रहा होता है उसके अकाउंट से कट करके जिसको प्रॉफिट हो रहा होता है उसके अकाउंट में डाल देता है। चलिए, तो ये हो गया फ्यूचर। फ्यूचर और फॉरवर्ड बस इतना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन के बारे में। चलिए जानते हैं ऑप्शन के बारे में। ये हमने लिख रखा है, ऑप्शन का मतलब होता है फट्टू। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? फट्टू। ऑप्शन का मतलब फट्टू नहीं था, ऑप्शन तो इंस्ट्रूमेंट है। फट्टू कौन होता है? जो ऑप्शन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा होता है कि यार कहीं जो प्राइस है ना वो मेरे अनफेवर में ना हो जाए, मतलब मेरे हो सकता है कि मेरे फेवर में ना हो प्राइस, राइट। ऐसे लोग क्या करते हैं, अब अगर मान लो कि इसी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ये एयरलाइन कंपनी बोलता है कि यार रिफाइनरी अगर ना प्राइस ऊपर चले जाएगा तब तो मैं तुमसे 150 में खरीदूंगा, अगर प्राइस डाउन चले जाएगा तो मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा। तो रिफाइनरी बोलेगा भाई मैं भी इतने साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो जो एयरलाइन कंपनी है वो क्या कहेगा कि चल मैं तेरे को 100 रुपीज़ अभी को दे रहा हूँ, अब भी दे रहा हूँ। अच्छा 100 ज़्यादा हो गया, सपोज 10 रुपीज़ मैं अभी दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। अभी मैं तुमको 10 रुपीज़ दे रहा हूँ, इसको रख लो, ठीक, खैरात में नहीं दे रहा हूँ। अगर प्राइस ऊपर गया तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, अगर प्राइस नीचे गया तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। इसका मतलब एक तरह से सोचो, क्या ये एक लॉटरी के टिकट जैसा नहीं है? हम कुछ थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट देकर के लॉटरी खरीदते हैं, लॉटरी का अगर वैल्यू लगा, अगर लॉटरी लग गई तो क्या होगा, हमको पैसा मिलेगा। लॉटरी अगर नहीं लगी तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो यही हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक लॉटरी का प्राइस पे कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, हमको लग रहा है कि यार प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो या तो हम अगर प्राइस ऊपर चले गया तो क्या करेंगे, या तो हम उससे 150 रुपीज़ में खरीद लेंगे वो चीज़, या फिर हम डिफरेंस ले लेंगे, राइट। या तो हम उससे 150 में खरीदेंगे, जो चीज़ अभी 210 में मिल रहा है उसको हम 150 में खरीद लेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे, मार्केट से 210 में खरीद लेंगे और डिफरेंस जो है 60 का वो हम सामने वाली पार्टी से ले लेंगे, बात एक ही हुआ। लेकिन अगर नीचे गया, इन केस अगर प्राइस नीचे जाता है, इन केस अगर प्राइस नीचे जाता है, ये देखो, तो क्या हो जाएगा, लैप्स। हम करेंगे नहीं, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम आपसे नहीं करेंगे, हम जाके मार्केट से ही खरीद लेंगे सीधा सीधा, ठीक। यहाँ पे कैसे काम कर रहा है ये फंक्शन, ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होगा ये देखते हैं। ये हुआ 150 का बाउंड्री लाइन जिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, राइट। इसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस टेक्निकल टर्म्स में। अगर 210 प्राइस हो गया, 210 अगर प्राइस हो गया तो सामने वाला बंदा जिसको लॉस हो रहा है, यानी कौन, यहाँ पे कौन है, रिफाइनरी, वो क्या करेगा, एयरलाइन को 60 रुपीज़ दे देगा, 60 रुपीज़ दे देगा। तो नेट नेट कितना प्रॉफिट हुआ एयरलाइन कंपनी को, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, यस 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अगर प्राइस नीचे गया, सपोज 110 हो गया, तो क्या एयरलाइन कंपनी, अभी हम एयरलाइन के हिसाब से देख रहे हैं, एयरलाइन ने ऑप्शन खरीदा है। देखो ऑप्शन का मतलब होता है हमको ऑप्शन मिल गया, यानी हमको राइट मिल गया, कोई चीज़ या तो हम खरीदे या फिर नहीं खरीदे। अगर वो ऑयल चाहेगा तो खरीदेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं खरीदेगा, उसके पास कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन रिफाइनरी कंपनी जो है, जो ऑप्शन सेलर है, उसके पास क्या है, उसके पास ऑब्लिगेशन है कि अगर सामने वाला बंदा यानी एयरलाइन कंपनी अगर वो खरीदेगा तो तुमको देना पड़ेगा। ऑप्शन का मतलब ये है, आखिर इसने 10 रुपीज़ पे क्यों किया, उसने जो 10 रुपीज़ पे किया, ये जो 10 रुपीज़ है उसने दे करके यही राइट तो खरीदा।
कि अगर मैं चाहूँगा तो ट्रेड करूँगा और मैं नहीं चाहूँगा तो ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं ट्रेड करूँगा तो तुमको भी ट्रेड करना पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई बात ही नहीं है। और ट्रेड वो करेगा कब, वो मतलब एयरलाइन कंपनी ट्रेड कब करेगा, अगर प्राइस उसके फेवर में मूव करेगा तो प्राइस उसके फेवर में मूव कब करेगा, प्राइस उसके फेवर में मूव तब करेगा अगर ये इसका प्राइस ऊपर चलेगा। ऊपर चलेगा तो ये क्या करेगा, 60 रुपीज़ उससे ले लेगा, 10 रुपीज़ उसने उसको दिया था, किसने, एयरलाइन कंपनी ने रिफाइनरी वाले को 10 रुपये दिया था, तो उसको नेट का प्रॉफिट कितना हुआ, 50 का। लेकिन अगर प्राइस डाउन हो गया तो कहेगा भाई मैं नहीं खरीदने वाला, मैं जाके मार्केट से खरीद लूँगा, ठीक है। तो उसको लॉस कितने का हुआ, नेट 10 रुपये। यहाँ पे उसको 10 रुपये का पे ऑफ गया, वही जो स्टार्टिंग में गया था, पे ऑफ नहीं बोलेंगे, स्टार्टिंग में उसका 10 रुपये जा चुका था, बस उसका अभी कोई पे ऑफ, उसका जो पे ऑफ है वो 0 है, पे ऑफ 0 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा ट्राई किए हैं कि इसको समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करके शेयर्स एंड डिवेंचर्स या फिर किसी फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ करके हम इन सब चीज़ों को समझने की और कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले टाइम में हम इक्विटी पे, फिक्स्ड इनकम पे एंड अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं शेयर मार्केट में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ये टॉपिक, ये जो लेक्चर्स है वो नॉर्मली CFA लेवल 1 के अकॉर्डिंग चल रहा है। हम पूरे टॉपिक को यहाँ पे नहीं कवर करेंगे, बस कुछ पॉइंटर्स को कवर करेंगे। और ये जो वीडियो था वो जनरल पर्पज़ के लिए था, और आने वाले टाइम में भी और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल वाली जो घंटी होती है उसको दबा दीजिए। शायद उसमें आपको कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए थैंक यू सो मच।